अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर के मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें सिद्धांत पर थी। यहां तक कि जयंत भी उत्सुकता के साथ सिद्धांत को देख रहा था। जैसे ही वहां दो आदमी आकर सिद्धांत को ले जाने लगे, जयंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो उनका पीछा करने के लिए तैयार था ताकि वो अपनी आंखों से सिद्धांत, जिसे वो आर्यन समझ रहा था, उसे आग में जलते हुए देख ले। मगर जैसे ही उन दोनों आदमियों ने सिद्धांत को जमीन से उठाया, अचानक से उस मैदान में एक बार फिर हवा का बहाव तेज हो गया। वहां मौजूद सभी देखने वाले सोचने लगे कि आखिर माहौल के बदलने के पीछे की वजह क्या थी। तभी सिद्धांत की सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। उसने तुरंत अपने आप को उन दोनों आदमियों के चंगुल से छुड़ा लिया। वो वापस मैदान में पहुंच गया। वहां पर प्रतियोगिता का संचालक सींग वाले आदमी को विजेता घोषित करने ही वाला था, लेकिन सभी सिद्धांत को वहां देखकर चौंक गए। सिद्धांत चिल्लाते हुए बोला, मैं अभी हारा नहीं हूं, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर उसने प्रतियोगिता के संचालक को भी मैदान से दूर हटने का मौका नहीं दिया। वो तुरंत उस सींग वाले आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने पैर जमीन पर पटके और तुरंत हवा में छलांग लगाकर उस सींग वाले आदमी के सींग अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए। उसने तुरंत उसके सींग को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्हीं में उस आदमी की सारी ताकत थी। सिद्धांत में न जाने कहां से ताकत आ गई थी, क्योंकि उसने जैसे ही अगले पल उस आदमी के सींग पर ताकत लगाई, उसका एक सींग टूट गया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही ये हुआ, उस आदमी के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी लंबाई छोटी होने लगी और थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल पिचक कर नीचे जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद सारी भीड़ की आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गईं। उन सभी को लगा था कि सिद्धांत उस युद्ध में हार गया था, लेकिन सिद्धांत ने एक ही पल में बाजी पलट दी थी। इससे सिर्फ वहां मौजूद भीड़ ही नहीं, बल्कि जयंत भी अचंभे में था। उसे लगा था कि उसने आखिरकार आर्यन को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही वो सींग वाला आदमी हारा, तो जो आदमी पहले सिद्धांत को लेकर जा रहे थे, वो अब उसे उठाकर ले गए। निराशा के कारण जयंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रतियोगिता का संचालक इस युद्ध का विजेता सिद्धांत को घोषित करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक से भीड़ में से बहुत सारे सींग वाले आदमी बाहर निकल आए। उनमें से एक सिद्धांत को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने हमारे कबीले के सरदार को मौत के घाट उतार दिया है। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारा सरदार चला गया तो क्या हुआ, अभी हम जिंदा हैं। इतना कहकर वो सभी सिद्धांत की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। अगले ही पल पूरे मैदान में खलबली मच गई। लोग डर के कारण वहां से भागने लगे। सिद्धांत को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर वो अपनी ही जगह पर खड़ा हो गया। उसने मुड़कर जयंत की तरफ देखा, लेकिन जयंत तब तक वहां से भाग चुका था। वो जानता था कि ऐसा ही होना था, इसलिए उसने तुरंत अपने आप को संभाला। वो प्रतियोगिता बीच में ही रद्द कर दी गई थी। अब उस मैदान में सिर्फ सिद्धांत और उसके कबीले के आदमी मौजूद थे। वो साथ मिलकर कुछ नारे लगाने लगे, लेकिन उनकी भाषा सिद्धांत को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने सिद्धांत के आजू बाजू एक घेरा बना लिया और एक एक कदम लेकर उसके पास आने लगे। सिद्धांत उनको चारों तरफ से देख रहा था, क्योंकि उनमें से कोई भी उस पर वार कर सकता था। वहीं जयंत अपने घोड़े को लेकर शीतलपुर वापस निकल गया था। जैसे ही उसने देखा कि आर्यन को उस कबीले के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, वो वहां से मौका देखकर भाग गया, क्योंकि उसे मालूम था कि आर्यन किसी भी हालत में अपने आप को बचा नहीं पाएगा। एक ही हफ्ते में उसने अपने रास्ते से दोनों कांटों को दूर कर दिया था। उसने राजकुमारी वंदिता को ही नहीं, बल्कि आर्यन को भी धूल चटा दी थी। अब बस उसे राजगद्दी पर बैठना बाकी था। इन्हीं ख्यालों के साथ वो शीतलपुर की तरफ निकल गया। वही मैदान में सिद्धांत अपने दिमाग में प्लान बना रहा था कि वो कैसे वहां से बचकर निकले। मगर जैसे ही उसने अपना पहला वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उसकी आजू बाजू की दुनिया धुंधली नजर आने लगी। उसने अपनी आंखें खोले रखने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों वो अपने आप को बेहोश होने से बचा नहीं पाया।
और अगले ही पल नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया। यह देखकर उस कबीले के लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत सिद्धांत को रस्सियों से बांध दिया और वहां से उसे ले गए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शीतलपुर की सीमा पर खड़े सिपाहियों ने अपनी राजकुमारी वंदिता को वापस आते हुए देखा, उन्होंने यह संदेश पूरे शहर में फैला दिया। लोग खुशी से जश्न मनाने लगे। वो सभी राजकुमारी वंदिता का इंतजार करने लगे। ये खबर राजमहल में राजा भीमसेन तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि राजकुमारी वंदिता अकेले नहीं थी बल्कि उसके साथ आर्यन भी था, ये सुनकर वो अपने दिल को समझा रहे थे कि आर्यन दिल का अच्छा इंसान नहीं है। वो जरूर किसी ना किसी वजह से ही वंदिता की मदद करने वहां गया होगा। मगर ये खबर सिर्फ शीतलपुर में नहीं फैली थी, बल्कि इसके बारे में भूषण को भी भनक पड़ गई थी। उसका खून खौल उठा। वो जानता था कि उसे कभी भी जयंत की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उसे लगा था कि शायद वो जिंदगी में एक बार उस नालायक जयंत पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बार भी वो गलत सिद्ध हो गया था। जयंत ने जैसा उसे बताया था कि वंदिता उनके रास्ते से हट गई है, वैसा हरगिज नहीं हुआ था। लगता है अब भूषण को ही अपने हाथ में ये जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए वो अपने टेंट से बाहर आया और अपने साथियों को जमा करते हुए बोला, तुम सभी मेरे साथ चलो, हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है। भूषण भले ही उस गुट का सरदार नहीं था, लेकिन वो आर्यन का चाचा था। इसलिए आर्यन के सारे साथी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। उन सभी ने अपने हथियार तैयार किए और अपने अपने घोड़े पर बैठकर भूषण का पीछा करने लगे। वंदिता एक घोड़े पर आर्यन को साथ ला रही थी। लड़ाई के दौरान हुए घावों के कारण आर्यन बेहोश अवस्था में था। वंदिता जल्द से जल्द उसे किसी वैद्य के पास ले जाना चाहती थी। वंदिता शीतलपुर में आते ही सीधा राजमहल नहीं गई, बल्कि उसने अपने घोड़े की दिशा राजवैद्य की कुटिया की तरफ मोड़ दी। राजवैद्य की कुटिया में पहुंचते ही वंदिता ने तुरंत वहां मौजूद वैद्य के शिष्यों की मदद से आर्यन को एक बिस्तर पर लिटाया। जैसे ही वैद्य ने आर्यन को देखा, वो चिंता भरी आवाज में बोला, इसे बहुत घाव आए हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन राजकुमारी वंदिता, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। सीने पर लोहा लगने के कारण इसका घाव जहरीला हो गया है। इसे बचाने के लिए मुझे पहाड़ों से जड़ी बूटी लानी होगी। वंदिता ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, आपको जो भी सही लगे वो आप कीजिए राज्यवैद्य, लेकिन मैं आर्यन को जिंदा देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो आर्यन के बाजू में बैठने लगी, लेकिन तभी राज्यवैद्य आगे आए और बोले, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपको इस वक्त राजमहल वापस जाना चाहिए। आपके पिताजी आपकी चिंता में पागल हुए जा रहे हैं। वंदिता जानती थी कि राज्यवैद्य की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन वो आर्यन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक से आर्यन की आंखें खुली और वो धीमी आवाज में बोला, वंदिता, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। राज्यवैद्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। इतना कहकर उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। वंदिता किसी की भी बात टाल सकती थी, लेकिन आर्यन की नहीं। इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, मैं घर जाती हूं, तुमसे मिलने जल्द ही वापस आऊंगी। वंदिता ने कहा और वहां से जाने लगी, लेकिन वंदिता नहीं जानती थी कि वो आर्यन से अब दोबारा इस तरह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए 10 से 15 लोग खड़े हुए थे। उनके हाथ में पैने पैने हथियार थे। वंदिता ने यहां वहां देखा, लेकिन राज्यवैद्य की कुटिया के पास कोई और नजर नहीं आ रहा था। दरअसल पर्वत के पास होने के कारण राज्यवैद्य ने अपनी कुटिया शीतलपुर की सीमा पर ही बनाई हुई थी। वंदिता ने तुरंत राज्यवैद्य के घर की तरफ देखा। वो जानती थी कि वो किसी भी हालत में उन गुंडों को, आर्यन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इसलिए उसने तुरंत उनका ध्यान बांटने के लिए घर से दूर कदम ले लिए और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? क्या तुम भैरवगढ़ से आए हो? अगर ऐसा है तो जान लो कि मैंने कल ही भैरवगढ़ के राजा को मौत दे दी है। अगर तुम भी अपनी मौत चाहते हो तो आकर मुझसे लड़ो, वरना मैं तुम्हें यहां से जाने का एक मौका देती हूं।
भूषण वंदिता को देखकर बहुत ही प्रभावित था, क्योंकि वो जानता था कि यही वो लड़की थी जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर होने का वरदान मिला हुआ था। ये चीज वंदिता के हाव भाव से नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर भूषण अपने आप को रोक नहीं पाया और तेजी से हंसने लगा। वो बोला, अगर तुम्हें वो वरदान नहीं मिला होता तो तुम इस तरह मुझे नहीं ललकारती, लेकिन तुमने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें अपने कब्जे में रखूंगा ताकि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। इतना कहने के बाद उसने अपने साथियों की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, कैद कर लो इसे, जाने मत देना। इतने सारे आदमियों को अपनी तरफ आते हुए देख वंदिता चौंक गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने तुरंत अपने हाथ में नीचे पड़े हुए पत्थर भर लिए और उन सभी पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन इतने छोटे पत्थरों से भूषण के साथियों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। वो हंसते हुए राजकुमारी वंदिता के पास आने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसने वंदिता पर झपट्टा मारने की कोशिश की, मगर तभी वंदिता ने उसे एक जोर की लात मारी, जिसके कारण वो जमीन पर गिर गया। उसकी ताकत देखने के बाद भूषण चौंक गया, क्योंकि वो जानता था कि अभी अभी वंदिता कहीं और से भी युद्ध करके आ रही थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और उसके माथे से खून बह रहा था। लेकिन इतनी लड़ाई के बाद भी उसके अंदर अभी भी हिम्मत बाकी थी। ये एक दाद देने वाली बात थी। जैसे ही सबका ध्यान जमीन पर पड़े आदमी की तरफ गया, वंदिता ने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर भूषण यहां मजाक करने नहीं आया था। इसलिए उसने तुरंत भागकर वंदिता को उसके बालों से पकड़ लिया और उसे नीचे जमीन पर घसीटते हुए अपने घोड़े के पास ले आया। उसने उसे घोड़े पर बिठा दिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अगले ही पल वो सभी वंदिता को लेकर भूषण के अड्डे की तरफ बढ़ गए। राजा भीमसेन अपनी बेटी का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जब वो उनके पास नहीं पहुंची, तब उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को उसे जल्दी लेकर आने के लिए भेजा। लेकिन देर हो चुकी थी। जब राज सैनिक कुटिया में पहुंचे तो वहां का सारा सामान यहां वहां बिखर चुका था। जैसे ही ये खबर राजा भीमसेन तक पहुंची, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। क्या होगा आगे? क्या राजकुमारी वंदिता भूषण से अपने आप को छुड़ा पाएगी? क्या सिद्धांत अपने आप को कबीले के लोगों से बचा पाएगा? क्या आर्यन ठीक हो पाएगा? उनकी जिंदगी क्या नया मोड़ लेने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।